हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर एनवायरमेंटल साइंस। रिमोट सेंसिंग का बेसिक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे रिमोट सेंसिंग की हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में। तो आज का टॉपिक है हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ रिमोट सेंसिंग। इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में भी बात करेंगे, इंडिया ने कौन कौन से सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिमोट सेंसिंग क्या है। रिमोट सेंसिंग का मतलब अब हम जान चुके हैं, हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रिमोट सेंसिंग का वो हम कवर कर चुके हैं। तो जनरल वे में अगर हम रिमोट सेंसिंग को डिफाइन करना चाहें तो क्या डेफिनेशन होगी? किसी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। रिमोट सेंसिंग इज द साइंस ऑफ डराइविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट विदाउट एक्चुअली कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। यहाँ दो डेफिनेशन दी गई हैं रिमोट सेंसिंग की, दोनों का मतलब एक ही है। रिमोट सेंसिंग is the practice of deriving information about the earth's surface using images that register reflected or emitted electromagnetic radiation in one or more regions of the spectrum। अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा रिफ्लेक्टेड या फिर एमिटेड एनर्जी को रिकॉर्ड करके जो इमेज प्रोड्यूस की जाती है, उन इमेजेस में से अर्थ सरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के प्रोसेस को हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग इज डिस्क्राइब्ड इन 3 सेक्शंस। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, द अर्ली एज, द मिडल एज एंड द मॉडर्न एज। अब हम बात करेंगे रिमोट सेंसिंग की हिस्ट्री की। रिमोट सेंसिंग की हिस्ट्री से पहले कुछ इन्वेंशंस हैं जो हमारे लिए जान लेनी बहुत ज़रूरी है कि उस जो फोटोग्राफी यूज़ की जाती है रिमोट सेंसिंग में, उससे पहले कुछ इन्वेंशंस यानी कि जैसे कि कैमरा इन्वेंट हुआ उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो कैमरे के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। द फोटोग्राफिक कैमरा हैज़ सर्व्ड एज प्राइम रिमोट सेंसर फॉर मोर देन 150 ईयर्स। 150 सालों से भी ज़्यादा लंबे समय से जो फोटोग्राफिक कैमरा है उसको एज अ रिमोट सेंसर यूज किया जाता रहा है। तो इट कैप्चर्स द इमेजेस ऑफ टारगेट्स बाय कॉन्सेंट्रेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्रू अ लेंस ऑन अ रिकॉर्डिंग मीडियम। तो कैमरा क्या करता है? कैमरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कॉन्सेंट्रेट करके एक जो मीडियम होता है रिकॉर्डिंग मीडियम, उस पर कॉन्सेंट्रेट करके रेडिएशंस को तब इमेज प्रोड्यूस करता है। कैमरा इवॉल्व फ्रॉम कैमरा ऑब्सक्यूरा। कैमरा का जो इवोल्यूशन है वो माना जाता है कि कैमरा ऑब्सक्यूरा से स्टार्ट हुआ। वर्क कैसे करता है कैमरा ऑब्सक्यूरा? यहाँ ये पिक्चर दिखाई गई है कैमरा ऑब्सक्यूरा की। ऐसा बॉक्स टाइप कैमरा था वो, इसको आप वर्ल्ड का फर्स्ट कैमरा भी आप कह सकते हैं। तो इसकी वर्किंग यहाँ पर दिखाई गई है। ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कैंडल दिखाई गई है, ये हमारी रियल ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज हमें लेनी है। तो हमें सबसे पहले एक डार्क रूम की ज़रूरत पड़ेगी। डार्क रूम यानी कि ये बॉक्स है जो, ये मान लीजिए ये डार्क रूम है, एज अ डार्क रूम ये काम करेगा, जिसकी एक वॉल में छोटा सा होल होता है। यहाँ पर ये होल दिखाया गया है। तो दूसरे साइड जो रूम से यानी कि इस साइड है, वहाँ पर ब्राइट लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। तो कैंडल से जो रेज आती हैं, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, वो होल पर स्ट्राइक करेंगी। तो डार्क रूम में जो अपोजिट फेस है, यहाँ पर अपोजिट वॉल है, वहाँ पर ऑब्जेक्ट की पिक्चर बन जाएगी जो कि इन्वर्टेड होगी। ये देखिए यहाँ पर ये जो रेज हैं कैंडल की, ये यहाँ पर स्ट्राइक करी होल के ऊपर, और फिर जो उसके अपोजिट वॉल है जो, वहाँ पर कैंडल की इमेज बन गई इन्वर्टेड इमेज। इस इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट करने के लिए, राइट अपसाइड डाउन करने के लिए एक मिरर का यूज़ किया जाता है। इस पिक्चर में दिखाया गया है आपको मिरर, ये देखिए यहाँ पर ये इन्वर्टेड इमेज बनती है, तो इस मिरर की हेल्प से उस इमेज को सीधा किया जा सकता है। 1038 AD यानी कि इस टाइम पर जो अल हज़न, जो कि एक अरेबियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सबसे पहले कैमरा ऑब्सक्यूरा का जो फिनोमिना था, जो उसका एनालिसिस था, वो एक्सप्लेन किया था। किसको ऑब्जर्व करने के लिए? सोलर एक्लिप्स को ऑब्जर्व करने के लिए। यानी कि यहाँ पर पिक्चर फोटोग्राफ नहीं ली गई थी कैमरा ऑब्सक्यूरा से, सिर्फ ये जो सोलर एक्लिप्स है इसको ऑब्जर्व करने के लिए कैमरा ऑब्सक्यूरा का यूज़ किया गया था। अब हम आ जाते हैं 1666 में। सर आइजैक न्यूटन ने
प्रिज्म के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने पता लगाया जब वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास किया जाता है तो ये वाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, जिसको हम विबग्योर कहते हैं। यहाँ से कलर के कॉन्सेप्ट का पता हमें चल गया। ये देखिए यहाँ पर ये प्रिज्म दिखाया गया है। प्रिज्म क्या होता है? एक ट्रायंगुलर ब्लॉक होता है क्वार्ट्ज का बना हुआ, जिसके सरफेसेस को स्मूथ कर दिया जाता है पॉलिश करके। तो इस प्रिज्म में से जब कोई वाइट लाइट पास कर दी जाती है तो वो जो लाइट होती है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, यानी कि विबग्योर 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो यहाँ से जो एक न्यू इन्वेंशन सर आइजैक न्यूटन को पता चली, उससे कलर के कॉन्सेप्ट का पता हमें लगा। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं 1800 पर। विलियम हर्शल ने डिस्कवर्ड थर्मल इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ लाइट स्प्लिट विद अ प्रिज्म इनटू द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल कलर्स। सर आइजैक न्यूटन के बाद विलियम हर्शल ने थर्मल इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिस्कवर किया। उन्होंने जो प्रिज्म में से लाइट स्प्लिट होकर 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है उसके टेम्परेचर को मेजर किया था। थर्मामीटर लगाकर टेम्परेचर को नोट किया गया। उन्होंने पता लगाया कि रेड लाइट से भी आगे थर्मामीटर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो विजिबल लाइट है उससे आगे भी कोई एनर्जी है जिसकी वजह से जो थर्मामीटर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो वो जो एनर्जी उन्होंने नोट करी थी उसका नाम उन्होंने दे दिया थर्मल इंफ्रारेड। ये देखिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में यहाँ से वाइट लाइट प्रिज्म में से पास करवाई तो 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई। यहाँ पर इन्होंने टेम्परेचर नोट करने के लिए थर्मामीटर लगा दिया। तो उन्होंने देखा कि जो रेड रीजन है, रेड लाइट का रीजन है, उससे आगे भी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो वो एनर्जी है जिसकी वजह से टेम्परेचर रेड रीजन के आगे भी जो इंक्रीज होता जा रहा है, तो उसका नाम उन्होंने क्या दिया? थर्मल इंफ्रारेड। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 1827 में। 1827 में कैमरा ऑब्सक्यूरा से वर्ल्ड की फर्स्ट पिक्चर ली गई थी। निप्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो फर्स्ट पिक्चर ली थी उनकी अपनी विंडो से। पिक्चर में आप देख सकते हैं, इस फोटो को वर्ल्ड की फर्स्ट पिक्चर भी कह सकते हैं, जिसको क्लिक करने में 7 से 8 घंटे लगे थे। अब हम आ जाते हैं स्टीरियोस्कोप की इन्वेंशन पर। 1830s में स्टीरियोस्कोप का आविष्कार हुआ था। स्टीरियोस्कोप क्या होता है? इट इज अ डिवाइस बाय विच 2 photographs of the same object taken at slightly different angles are viewed together। यानी कि पिक्चर में आप देखिए स्टीरियोस्कोप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 लेंस लगे होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 लेंस लगे हुए हैं यहाँ पर। तो ये अलग अलग एंगल से सेम ऑब्जेक्ट की फोटो क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग एंगल से 2 फोटोज यहाँ पर आ गई हैं। स्टीरियोस्कोप का इन्वेंशन फोटोग्राफी में बहुत हेल्पफुल साबित हुआ। इसकी वजह से जो फोटोज़ को अलग अलग एंगल से, सेम ऑब्जेक्ट की फ़ोटोज़ को अलग अलग एंगल से क्लिक किया जा सकता था और बाद में उनका कंपैरिजन करने में हेल्प मिलती थी। तो अब हम आ जाते हैं 1855 पर। ये हमारे अर्ली स्टेज ही चल रही है 1907 तक। तो 1855 में मैक्सवेल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कलर एडिटिव थ्योरी को डिस्क्राइब किया। फोटोग्राफ डेवलप करने के लिए कलर्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कलर एडिटिव थ्योरी बताती है कि हम कैसे नए कलर्स को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम कलर्स को परसीव करते हैं। रेड, ग्रीन और ब्लू ये हमारे 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं। इनको मिलाकर ही बाकी के जो सारे कलर्स हैं वो बनते हैं। नेक्स्ट है 1858 में GFT नडार ने टुक द फर्स्ट एरियल फोटोग्राफ फ्रॉम ए कैप्टिव बलून फ्रॉम एन एल्टीट्यूड ऑफ 1200 फीट ओवर पेरिस। GFT नडार ने 1858 में फर्स्ट टाइम बैलून से एरियल फोटोग्राफ ली थी पेरिस की, और जिसकी एल्टीट्यूड यानी कि हाइट क्या थी? 1200 फीट। एरियल बिकॉज प्लेटफॉर्म जो यूज़ किया गया था वो एयर में था, यानी कि बैलून। तो ये एरियल फोटोग्राफी हुआ जो कि एयरप्लेन बेस्ड जो प्लेटफॉर्म होते हैं उन पर ली जाती है, तो उसको यूज़ किया गया था। अर्थ सरफेस से 1200 फीट ऊपर से ये फोटोग्राफ ली गई थी। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये है GFT नडार। तो ये बैलून में
बैठे थे फोटोग्राफ क्लिक करने के लिए। तो ये इन्होंने जो पेरिस की है ये फोटो उन्होंने क्लिक करी थी, फर्स्ट एरियल फोटोग्राफ। नेक्स्ट इज 1860s में एरियल फोटोग्राफी को मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज किया गया। इस टाइम सिविल वॉर में बैलून से एरियल फोटोज ली जाती थी। अमेरिकन सिविल वॉर जो कि 1861 से 65 तक चला था, विच वॉज फॉट बिटवीन नॉर्दर्न स्टेट्स एंड सदर्न स्टेट्स। 1889 में आर्थर बटूट ने ही टुक द फर्स्ट एरियल फोटोग्राफ फ्रॉम यूजिंग अ काइट। काइट का यूज भी किया जाने लगा था उस टाइम पर। तो जो 1889 में आर्थर बटूट थे उन्होंने फर्स्ट टाइम काइट का यूज करके एरियल फोटोग्राफी की थी। 1903 में बीपी कॉर्प्स यूज पिजन्स, यानी कि पिजन्स का यूज किया जाने लगा एरियल फोटोग्राफी के लिए 1903 में। ये पिक्चर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर कैमरा लगाए गए हैं पिजन्स के नेक के ऊपर। नेक्स्ट इज 1906 पर आ जाते हैं। इन्होंने 1906 में एल्बर्ट हॉल ने रॉकेट का यूज किया था जिस पर कैमरा लगा हुआ था, और जो हाइट थी एरियल फोटोग्राफी की जिससे उन्होंने एरियल फोटोग्राफी की थी वो थी 260 फीट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मिडल एज पर। मिडल एज कहाँ से कहाँ तक है? 1908 टू 1945 तक। तो 1908 में क्या हुआ था? जो फर्स्ट टाइम एयरप्लेन को यूज किया गया था एज अ प्लेटफॉर्म टू ऑब्टेन एरियल फोटोग्राफ। फॉर द फर्स्ट टाइम एन एयरप्लेन वाज यूज्ड एज अ प्लेटफॉर्म टू ऑब्टेन एरियल फोटोग्राफी इन 1908। उससे पहले 1903 में राइट ब्रदर्स थे जो उन्होंने फ्लाइंग मशीन को इन्वेंट किया था। फ्लाइंग मशीन यानी एरोप्लेन उन्होंने बनाया था। आपने बचपन में नाम भी सुना होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं राइट ब्रदर्स। लेकिन जो रिमोट सेंसिंग के पर्पज से 1908 में फर्स्ट टाइम एयरप्लेन को यूज किया गया था। 1909 में द फर्स्ट एरियल मोशन पिक्चर वॉज रिकॉर्डेड इन इटली बाय विल्बर राइट। जो वीडियो बनाई गई थी फर्स्ट यानी कि एरियल मोशन पिक्चर, वीडियो को रिकॉर्ड किया गया था इटली में 1909 में किया गया था। 1936 में एल्बर्ट स्टीवंस टुक द एक्चुअल कर्वेचर ऑफ अर्थ टेकन फ्रॉम अ फ्री बैलून एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 72,000 फीट। एल्बर्ट स्टीवंस ने 1936 में 72,000 फीट की हाइट से एक्चुअल कर्वेचर है जो अर्थ का, उसकी फोटो ली गई थी बैलून पर जो बैलून की हेल्प से वो कैमरा यानी कि जो एरियल फोटोग्राफी ली थी वो ली गई थी। कर्वेचर का मतलब होता है बैंड, यानी कि जो आर्क होती है ये सर हमारी अर्थ है, तो ये जो कर्वेचर है अर्थ का इसकी फोटोग्राफ फर्स्ट टाइम किसने ली थी? एल्बर्ट स्टीवंस ने। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 1940 पर। वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रॉट अबाउट मोर सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स इन एरियल फोटोग्राफी। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान, वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो कब से कब तक हुआ था? 1939 टू 1945 तक। तो इस दौरान एरियल फोटोग्राफी की कई टेक्निक्स इन्वेंट की गई थी फॉर मिलिट्री पर्पसेस। द मॉडर्न एज और स्पेस एज 1946 से अब तक, 1946 टू प्रेजेंट। जैसे कि आप नाम से पता लगा सकते हैं कि जो स्पेस एज यानी कि अब स्पेस में जो सैटेलाइट्स हैं वो स्पेस में भेजी जाने लगी। तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ 1946 में फर्स्ट स्पेस फोटोग्राफ फ्रॉम V2 रॉकेट्स। V2 rockets became the first artificial object to travel into space. V2 रॉकेट्स को जर्मनी ने डेवलप किया था। नेक्स्ट 1954 में U2 took फर्स्ट फ्लाइट। पूरा नाम था U2 का लॉकहीड, यानी कि लॉकहीड U2, जिसको ड्रैगन लेडी का नाम भी दिया गया था। U2 वॉज एन अमेरिकन जेट इंजन एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय US एयर फोर्स। इट प्रोवाइड्स डे एंड नाइट हाई एल्टीट्यूड यानी कि 70,000 फीट पर ये जो डाटा प्रोवाइड करता है वो सारा जो डे एंड नाइट प्रोवाइड करता है ऑल वेदर इंफॉर्मेशन गैदरिंग, यानी कि हर मौसम में ये काम कर सकता है। ये देखिए यहाँ पर ये फोटो है V2 रॉकेट्स की और ये दिखाया गया है U2। नेक्स्ट इज
1957 में स्पुतनिक वाज लॉन्च्ड बाय रशिया। रशिया के द्वारा 1957 में स्पुतनिक 1 लॉन्च किया गया था। इट वॉज द फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट। द ओनली रियल पर्पज ऑफ स्पुतनिक 1 वॉज टू बीट द यूएस इनटू स्पेस। यूएस स्पेस टेक्नोलॉजी में उस टाइम सबसे आगे चल रहा था, तो यूएस को पछाड़ने के लिए रशिया द्वारा ये सैटेलाइट लॉन्च की गई थी। स्पुतनिक में एक रेडियो ट्रांसमीटर लगा हुआ था जो कि आयनोस्फीयर की अंडरस्टैंडिंग के लिए यूजफुल था। आयनोस्फीयर क्या होता है? आयनोस्फीयर एटमॉस्फेयर का पार्ट होता है जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है स्पुतनिक सैटेलाइट। नेक्स्ट इज 1960 में टिरोज यानी कि द टेलीविजन एंड इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड एज फर्स्ट मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट बाय यूएसए। 1960 में टिरोज लॉन्च हुआ। टिरोज की फुल फॉर्म है टेलीविजन एंड इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये पहली मीटियोरोलॉजिकल यानी कि वेदर से रिलेटेड सैटेलाइट जिसको यूएस ने लॉन्च किया था। टिरोज प्रोग्राम नासा का फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल स्टेप था ये पता लगाने के लिए कि क्या सैटेलाइट्स अर्थ की स्टडी में हेल्पफुल हो सकती हैं। उससे पहले सैटेलाइट ऑब्जर्वेशंस इफेक्टिव नहीं मानी जा सकती थी। टिरोज प्रूव्ड एक्सट्रीमली सक्सेसफुल जिससे कि फर्स्ट एक्यूरेट वेदर फोरकास्ट बेस्ड डाटा ऑब्टेन किया गया स्पेस से। नेक्स्ट इज 1964 में निम्बस लॉन्च हुआ। निम्बस क्या था? निम्बस वेदर सैटेलाइट प्रोग्राम बिगिंस विद द लॉन्च ऑफ निम्बस 1। निम्बस सैटेलाइट को वेदर रिसर्च के लिए यूज किया गया था। 7 निम्बस सैटेलाइट्स लॉन्च की गई 14 ईयर्स के पीरियड में। नेक्स्ट इज लेट 1960s में जेमिनी एंड अपोलो लॉन्च किए गए थे। अपोलो प्रोग्राम वॉज डिजाइंड टू लैंड ह्यूमंस ऑन द मून एंड ब्रिंग दैम सेफली बैक टू द अर्थ। अपोलो 11 टू अपोलो 16 के द्वारा ये गोल अचीव किया गया था। और जो जेमिनी है इट वॉज नासा सेकेंड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। जेमिनी कब से कब तक, जो सीरीज है जेमिनी की वो कब से कब तक ऑपरेट हुई थी? 1961 टू 1966। जेमिनी का ऑब्जेक्टिव था कि डेवलपमेंट ऑफ स्पेस ट्रैवल टेक्निक्स टू सपोर्ट अपोलो मिशन टू लैंड एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून, यानी कि अपोलो को सपोर्ट करना जेमिनी का मेन ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 1972 पर, जिसमें ERTS यानी कि अर्थ रिसोर्स टेक्नोलॉजी सैटेलाइट लॉन्च की गई, जिसका बाद में नाम चेंज कर 1975 में लैंडसैट 1 कर दिया गया। तो लैंडसैट 1 was the first अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट लॉन्च टू मॉनिटर एंड स्टडी अर्थ लैंड मासेस, यानी कि अर्थ के लैंड मास को स्टडी करने के लिए जो फर्स्ट ऑब्जर्विंग सैटेलाइट थी उसका नाम क्या था? लैंडसैट 1। लैंडसैट 1 निम्बस 4 का मॉडिफाइड वर्जन था। लैंडसैट वाज लॉन्च्ड टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री रिसोर्सेज, जियोलॉजी एंड मिनरल रिसोर्सेज, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ओशियनोग्राफी एंड मराइन रिसोर्सेज एंड वेदर फिनोमिना एटसेट्रा। नेक्स्ट इज 1978 में निम्बस 7 लॉन्च हुआ, जिसमें टोटल ओजोन मैपिंग सेंसर और कोस्टल जोन कलर स्कैनर लगे हुए थे। जो निम्बस 7 है निम्बस प्रोग्राम की सीरीज में लास्ट प्लेटफॉर्म था। निम्बस प्रोग्राम वॉज अ वेदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सैटेलाइट प्रोग्राम। निम्बस 7 को एटमॉस्फेरिक एंड ओशियन कलर डेटा कलेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। कोस्टल जोन कलर स्कैनर यानी कि CGCS इज अ मल्टी चैनल स्कैनिंग रेडियोमीटर, जिसको वाटर में क्लोरोफिल कंसंट्रेशन का पता लगाने के लिए, टेम्परेचर ऑफ कोस्टल वाटर एंड ओशियन करंट्स को मॉनिटर करने के लिए डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 1986 पर। स्पॉट 1986 में स्पॉट को लॉन्च किया गया था। स्पॉट इज एन अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट विच वॉज लॉन्च्ड बाय फ्रांस। It has been designed to improve the knowledge of Earth by exploring the Earth resources, detecting and forecasting phenomena involving climatology and oceanography। यानी कि स्पॉट का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी से रिलेटेड जो फिनोमिनाज हैं उनको डिटेक्ट करना। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये लैंडसैट की फोटो है और ये फोटो है निम्बस 7 की, और ये जो आप देख रहे हैं ये है स्पॉट जो फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब हम आ जाते हैं
इंडियन रिमोट सेंसिंग पर। जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे, हम देखेंगे कि हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई इंडिया के बारे में। 1000 सालों से भी ज़्यादा समय से जो इंडिया के एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो क्लेम करते आए हैं कि जो वाइट लाइट है सन से जो आती है वो वाइट लाइट होती है, उसमें कई तरह के कलर्स होते हैं। और काफ़ी लंबे समय बाद सर आइजक न्यूटन ने 1672 में ये बात प्रूव भी करके दिखाई थी। तो दिस इन्वेंशन वाज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स एंड फोटोग्राफी। महाभारत एंड रामायण में भी कई इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं रॉकेट्स, स्पेस शटल से रिलेटेड, उनके बारे में रामायण और महाभारत में भी बात की गई है। 18th सेंचुरी में फर्स्ट सीरियस यूज़ ऑब्जर्व किया गया था इंडियन रॉकेट्स का। उस टाइम रॉकेट टेक्नोलॉजी में फ्रांस एंड इंग्लैंड ही भारत से आगे थे। 1792 एंड 1799 में 2 बैटल्स हुई थी, बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टनम, जिसके दौरान ब्रिटिश के अगेंस्ट रॉकेट्स का यूज़ किया गया था। रिमोट सेंसिंग की अर्ली एज में जब दूसरे कंट्रीज़ अपने आप को रिमोट सेंसिंग के फील्ड में डेवलप कर रहे थे, तो उस टाइम पर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रूप से पिछड़े होने के कारण इंडियन साइंस जो है, इंडियन साइंस एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी 150 साल पीछे चली गई। यही एक मेन रीज़न था जिसकी वजह से रिमोट सेंसिंग के फील्ड में जो इंडिया की एंट्री है वो बहुत लेट हुई। इंडियन रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड जो इंडिया में ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं, फर्स्ट इज DOS एंड इसरो। DOS इज डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड इसरो इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने फोकस किया नेशन बिल्डिंग पर, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर। साइंस और टेक्नोलॉजी में भी इंडिया ने बहुत ध्यान दिया था। तो उस टाइम पर जो रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एस्टेब्लिश हुई। ऑन 15 अगस्त 1969 इसरो वॉज क्रिएटेड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एजेंसी टू कंडक्ट स्पेस रिसर्च एंड एप्लीकेशंस। 1969 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एजेंसी के अंडर इसरो को एस्टेब्लिश किया गया था टू कंडक्ट स्पेस रिसर्च एंड एप्लीकेशंस, ताकि स्पेस से जो रिलेटेड रिसर्च है और एप्लीकेशंस हैं उनको कंप्लीट किया जा सके। इसरो इज़ द मेन डेवलपर ऑफ लॉन्चर एंड सैटेलाइट सिस्टम ऑफ द कंट्री। इसरो के द्वारा जो लॉन्चर और मेन सैटेलाइट सिस्टम है वो इसरो के द्वारा डेवलप किया जाता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई इज़ द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द कंट्रीज स्पेस एक्टिविटीज़। जो स्पेस की एक्टिविटीज़ होती हैं वो किसके द्वारा ऑपरेट की जाती हैं? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1972 एंड ब्रोट इसरो अंडर DOS इन सितंबर 1972। इसका मतलब है कि पहले इसरो एस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एस्टेब्लिश हुआ, और इसरो को फिर बाद में 1972 में इसरो को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर कर दिया गया था। नेक्स्ट है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर which is located in Hyderabad, Telangana. It is an autonomous organization under the Department of Space, Government of India. Chief activities हैं satellite and aerial data capturing, applications for providing value added services and training. तो यहाँ पर लिस्ट दी गई है इंडिया की मेन सैटेलाइट्स की, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली सैटेलाइट थी इंडिया की आर्यभट्ट, विच वाज लॉन्च्ड इन 1975। इंडिया की स्पेस पावर स्टार्ट हुई विद द लॉन्च ऑफ आर्यभट्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। 5th सेंचुरी के इंडियन मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, जिनके नाम पर इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम रखा गया था। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे? टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स इन एक्सरे एस्ट्रोनॉमी, एरोनॉमिक्स एंड सोलर फिजिक्स, टू सेट अप ग्राउंड बेस्ड रिसीविंग, ट्रांसमिटिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम्स। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन अर्थ एंड द सन। नेक्स्ट सैटेलाइट was launched in 1979 with name भास्कर 1। 7th सेंचुरी के जो इंडियन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे भास्कर, उनके नाम पर इस सैटेलाइट को नाम दिया गया था, जिसके ऑब्जेक्टिव थे टू कंडक्ट ओशियन सरफेस स्टडीज, यानी कि ओशियन की स्टडी करने के लिए
ये सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। मीटियोरोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, फॉरेस्ट्री के लिए भी यूजफुल डेटा एक्वायर करने के लिए ये सैटेलाइट यूजफुल रही थी। एंड नेक्स्ट इज टू मैनेज अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू रिमोट सेंसिंग। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 1980 में रोहिणी सीरीज को लॉन्च किया गया था। रोहिणी इज अ सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय इसरो। रोहिणी सीरीज में 4 सैटेलाइट्स थी, जिसमें से 3 सैटेलाइट सक्सेसफुल हुई। वेजिटेशन, वाटर, बेयरलैंड, क्लाउड्स एंड स्नो एटसेट्रा के बारे में डेटा एक्वायर करने के लिए रोहिणी को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है 1982, यहाँ पर है इनसेट 1, 1982 में लॉन्च हुआ था। इट वॉज अ मल्टीपर्पज सैटेलाइट सिस्टम to provide high power TV broadcast and for telecommunication. It also provided weather related services. Next is 1987 में SROS लॉन्च किया गया था। SROS की फुल फॉर्म है स्ट्रेच्ड रोहिणी सैटेलाइट सीरीज। ये जो सैटेलाइट है वो ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाई थी। नेक्स्ट इज IRS, जो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है उसकी सीरीज स्टार्ट हुई थी विथ IRS-1A विच वॉज लॉन्च्ड इन 1988. इट वॉज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इनटू अ पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, यानी कि पोलर ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया गया था। ये पोल्स के ओवर रिवॉल्व करती थी। इट वॉज प्रोग्राम टू सपोर्ट नेशनल इकोनॉमी इन एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी, जियोलॉजी एंड कोस्टल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है ओशियन सेट, जो 1999 में लॉन्च हुई थी। इट वॉज अ वेदर सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो। नेक्स्ट 2001 में GSAT लॉन्च हुई थी। 2002 में कल्पना 1 लॉन्च किया गया था। और 2004 में EduSat को लॉन्च किया गया था। इट वॉज मेंट फॉर distant education from school level to higher level. It was the first dedicated educational satellite of India. अब हम आ जाते हैं 2005 पर, जिसमें हैमसेट एंड कार्टोसेट लॉन्च किए गए थे। हैमसेट इट वाज अ माइक्रो सैटेलाइट वेइंग ओनली 42.5 kg, और जो कार्टोसेट था इट इज़ अ सीरीज ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट built by ISRO. These are used for earth resources management, defense services and monitoring. नेक्स्ट इज 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। इट इज़ द फर्स्ट इंडियन प्रोग्राम टू बूस्ट इंडिया स्पेस प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव वाज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मून। इट्स मेन पर्पज वाज टू कलेक्ट डेटा अबाउट मून्स जियोलॉजी, मिनरलॉजी एंड टोपोग्राफी ऑफ द मून। नेक्स्ट इज 2013 में मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया गया था, which was launched by ISRO. This mission made India first Asian country and 4th in the world to get to Mars. इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे? टू स्टडी द मार्स एटमॉस्फेयर, टू एक्सप्लोर मार्स सरफेस फीचर्स एंड मिनरलॉजी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 2016 पर। स्वयं 1 लॉन्च किया गया था। इट वॉज डेवलप्ड बाय अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। लास्ट है 2019, जिसमें चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, जिसके गोल थे चंद्रयान 2 गोल्स इंक्लूड ल्यूनर टोपोग्राफी, मिनरल असेसमेंट एंड एलिमेंटल अबंडेंस। इन फ्यूचर इंडिया बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च करता रहेगा जो कि अर्थ रिसोर्सेज को मैनेज करने में हेल्पफुल रहेंगी। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। माइलस्टोन्स आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।